हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कल हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे, जो मेल वाला टीजीटी हिंदी का पेपर था, जो कि 28/8/2018 को हुआ था शिफ्ट सेकंड में। आज हम उसके 51 क्वेश्चन से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। और चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए हमारे साथ। वहाँ आपको करंट अफेयर के पीडीएफ और क्विज वगैरह भी देखने को मिलती है। काफ़ी सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51, संतन को कहा सीकरी सो काम, किसने कहा था? किसने कहा था ये बताना है। राइट आंसर आपका हो जाता है कुंभन दास। कुंभन दास ने कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम। उक्त कथन प्रथम अष्टछापी कवि कुंभन दास के द्वारा कहा गया है। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप भिखारी दास की देखेंगे। आगे के कवि रीझई ते कविताई न तो राधा कान्हा ही सुमिरन को बहानो हो। तुलसीदास है और यह महाकाव्य है। ईस्वी में हुआ था तथा इसके जो इनके अन्य महाकाव्य जो हैं वो प्रिय प्रवास और पारिजात है। शेष अन्य रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हुंकार किसका काव्य संग्रह है? हुंकार को बताना है ये किसका काव्य संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर जी का हुंकार सर बनेगा रामधारी सिंह। और इसकी व्याख्या को देख लीजिए। हुंकार जो है ये काव्य संग्रह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इन्हें कहा गया है। इनके काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं: रेणुका, रसवंती, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, नाट्य गीत इनका है। परशुराम की प्रतीक्षा इनका है। आत्मा की आंखें, हार इनका है। नोट देख लीजिएगा, यहाँ पर एक नोट दिया गया है रामधारी सिंह के विषय में। कहा गया है कि छायावाद के ठीक पीठ पर आए हुए कवि हैं, जिनकी गणना राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रगतिवादी चेतना दोनों में की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी बताना है और श्रीधर पाठक जी की ये रचना है। एकांतवासी योगी गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट का हिंदी अनुवाद है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे वंदना अष्टक है, स्वर्गीय वीणा है और जगत सच्चाई सार है। क्वेश्चन नंबर 55, तीसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ था? तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1955 में और तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। तार सप्तक के प्रकाशन की अगर बात करें, ये 1943 की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद पातशायन आज्ञे जी की। और तार संग्रहित हैं। तार सप्तक की बात हो रही है, 7 कवि हैं इसमें। पहला सप्तक 1943 का है। दूसरे सप्तक की अगर बात करते हैं, पहले सप्तक को पहला सप्तक नहीं कहा जाता, तार सप्तक बोला जाता है। और फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक आता है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन होता है 1951, तीसरे सप्तक का 1958 और चौथे सप्तक की अगर बात करते हैं तो 1979 में प्रकाशित हुआ। अज्ञे प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 8+8+20। ठीक है। पहले जो आपका 1943 है, ये आपको याद रखना है कि 1943 है, इसमें +8 कर देंगे। फिर आपका +8 करने के बाद आ जाता है 51 में फिर से +8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 59 में +20 करेंगे तो हो जाएगा आपका 79। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी रचना वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की जो रचना नहीं है बताना है। बेला इनकी नहीं है। बेला
इनकी नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये सारी जो रचनाएं हैं ये महादेवी वर्मा जी की हैं। जो बेला है, ये बेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उनका कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि, संध्या गीत, निहार वर्मा की रचनाएं हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, सीढ़ियों पर धूप में किसकी काव्य संग्रह है? सीढ़ियों पर धूप में जो है ये रघुवीर साहे का काव्य संग्रह है। राइट आंसर यहाँ रघुवीर साहे है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साहे के द्वारा रचित रचना है। और रघुवीर साहे समकालीन हिंदी की कवि हैं। इनकी कविता पर पत्रकारिता का गहरा असर है। और इनकी अन्य रचनाएं हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है, लोग भूल गए, इस रचना पर इन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है? बीती विभावरी जागरी ये कविता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद छायावादी काल के कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद का प्रथम रचना माना गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कामयानी, उर्वशी, वनमिलन, आंसू, लहर, झरना आदि। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक पंक्ति दी गई है और ये पंक्ति किसकी है ये बताना है। पई धन विदेश चली जात इही इति ख्वारी, पंक्ति किसकी है? और इसके ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस पंक्ति के ऑप्शन जो है आपको, एक सेकंड रुकिएगा, ये आपके सामने इसके ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन को देख लीजिए। और राइट आंसर आपका भारतेंदु बनता है। भारतेंदु जी की ये पंक्ति है, पैधन विदेश चली जात यही इति ख्वारी, यह पंक्ति भारतेंदु जी की है। भारतेंदु भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। और इन हिंदी नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु जी से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है वैदिक हिंसा हिंसाना भवती, सत्य हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्रावली, विशस्य विष्णु औसतम, अंधेरी नगरी आदि। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, हरिघास पे क्षणभर किसकी काव्य रचना है? हरिघास पे जो क्षणभर है ये अज्ञे जी की काव्य रचना है। हरिघास पे क्षणभर अज्ञे की काव्य रचना है। आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। जबकि 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर रचना पर इन्हें क्या मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी अन्य रचनाएं हैं त्रिशंकु, आत्मने पद, नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, इत्यालम, भगनदूत आदि। 61 नंबर क्वेश्चन, संसद से सड़क तक ये रचना किसकी है? सभी जानते हैं धूमिल की रचना है। और धूमिल के विषय में कुछ पढ़ लेते हैं। इनका नाम जो है वो सुदामा पांडे नाम है इनका। धूमिल जो है इनका जो नाम था सुदामा पांडे था। और इन्होंने 3 काव्य संग्रह लिखे हैं धूमिल ने, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनके काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे पर इन्हें सन 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है 62 में। और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। और देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है, ये गलत है। तो आपका आंसर जो बनेगा गलत में यही वाला बनेगा। एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतिक होती है, ये भी ठीक है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है हमारी वर्णमाला के अंतर्गत जो उच्चारित नहीं होता। और प्रत्येक के लिए एक ध्वनि दी गई है, एक सांकेतिक चिन्ह है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक होता है और यह कथन असत्य है। ठीक है, और जो देवनागरी है, देवनागरी की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा। सफरी की जल में विहंगिनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सफरी सी जल में और विहंगिनी सी व्योम में, तो आप यहाँ पर बताना है आपको कौन सा अलंकार है। और एक जो मैंने आपको जब अलंकार पढ़ाए थे तब एक पहचान बताई थी कि आप उन छोटी छोटी सी चीज़ों को देखकर भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। समझ गए होंगे, उपमा अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, उपमा अलंकार की पहचान क्या है? जहाँ एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसमें वाचक शब्द है ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य।
ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप देखकर भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। 64 नंबर क्वेश्चन, वह विकारी शब्द जिसे किसी वस्तु वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध होता है क्या कहलाता है? तो बताना है इसमें आपको क्या कहलाता है। वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु का, भाव का और जीव के नाम का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द को हम संज्ञा कहते हैं जो सबका नाम होती है। ठीक है, कोई भी नाम हो आपका वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा कहलाता है जैसे आपका सोना हुआ, बुढ़ापा हुआ। मनुष्य संज्ञा के 5 प्रकार हैं और जातिवाचक संज्ञा आता है इसमें, भाववाचक संज्ञा आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार जो हैं ये संज्ञा के हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा बताना है। कौन सी है? अवहट भाषा है। पदावली की भाषा मैथिली है और जो कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, ये अवहट भाषा में लिखी गई हैं। विद्यापति द्वारा कृत कीर्तिलता की भाषा अवहट है। विद्यापति के द्वारा रचित कीर्ति पताका, कीर्तिलता दोनों की भाषा अवहट है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। विद्यापति को कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि कंठहर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि जो है ये उत्तरी शैली की गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और या सिद्धमातृका लिपि तथा कुटिल से सिद्धमातृका लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ 4 बार अनुकूल लिखा है और बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो अनुकूल ये होता है शुद्ध आपका। क्वेश्चन नंबर 68, अवधि हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अवधि बताना है। अवधि भाषा जो है ये हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधि। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 जो बोलियां हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां हैं, राजस्थानी में 4 हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 69, उपमेय और उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा? तब कौन सा अलंकार होता है जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु के संभावित रूप को देखना। इसका वाचक शब्द है मानो, जानो। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फूले कास सकल माही छाई जनु, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, तो जो जनु शब्द आया है इसे देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जनु, जानो, मनु, मानो, इस तरह की मन हूँ, जान हूँ, ये जो शब्द हैं उत्प्रेक्षा के अंतर्गत आते हैं। सा, सी, ये जो शब्द हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे शब्द जो हैं उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। ठीक है, और जो आपका अंत है, अंत का क्या होगा? आदि हो जाएगा, विग का हो जाएगा, अविग हो जाएगा। फिर दुष्ट का आपका सज्जन हो जाता है। कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके, तो इनको भी देख लीजिए इस वाले पेपर के अंतर्गत। अभी देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत जो बोली है नहीं आती, गढ़वाली नहीं आती है, पहाड़ी हिंदी की बोली है गढ़वाली, ये इसके अंतर्गत नहीं आती राजस्थानी बोली के, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि राजस्थानी हिंदी में जो बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य है? दंत्य वर्ण बताना है जो दांत, जिस पर हमारी जो जीभ है वो दांत पर लगकर बोली जाती है, तो वो दंत्य वर्ण होते हैं। और त वर्ग जो है ये पूरा का पूरा ही दंत्य वर्ण के अंतर्गत आता है। त, थ, द, ध, न। तो यहाँ इन 5 में से न आया है, यानी कि न ही हमारा जो है वो दंत्य वर्ण है। तो यहाँ देख लीजिए, जो क वर्ग है वो कंठी वर्ण के अंतर्गत आता है, च वर्ग तालु के अंतर्गत आता है, ट वर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत, और त वर्ग जो है दंते के अंतर्गत, प वर्ग आता है ओष्ठ के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 73,
तुम कहाँ रहते हो कैसा वाक्य है? तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? नहीं में आंसर देना है। अविकारी जो शब्द नहीं है वो बताना है। तो लंबा यहाँ पर अविकारी शब्द नहीं होगा। ठीक है, कब भी होगा, किंतु होगा, इधर होगा, लेकिन लंबा जो है वो अविकारी शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75, अक्ष का अर्थ नहीं होता। अक्ष का अर्थ पृथ्वी नहीं होता। अक्ष का अर्थ क्या नहीं होता? पृथ्वी नहीं होता। अक्ष का अर्थ आँख, सांप, धुरी है, जबकि पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा, धरती के पर्यायवाची हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रकार की क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि बिजली चमकती है, एक ही कर्ता है और एक ही यहाँ पर कर्म हो रहा है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होता है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उसने कहा, उसने कहा कहने वाला कोई और है कि मैं निर्दोष हूँ, ये दूसरा वाक्य है। और जुड़े किससे हैं? की जैसे शब्द से जुड़े हैं, की, जब, तब। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण एवं मिश्र वाक्यों का मेल हो संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य कहलाता है जहाँ 2 साधारण वाक्य हो सकते हैं या फिर 2 मिश्र वाक्य हो सकते हैं। वे उनका मेल जब होता है और किसी योजक शब्द के द्वारा, तो वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, तो दोनों जो है वाक्य आपके अलग अलग है। मैं रोटी खाकर लेटा और पेट में दर्द होने लगा, ये एक दूसरे पर निर्भर हो, मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 77, चिरचीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? चिरचीर शब्द युग्म का सही अर्थ है पुराना कपड़ा। ठीक है, चिर का मतलब क्या होता है? चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार बताना है हमें, इनमें से कौन सा है? रूपक अलंकार है, रूपक, यमक, उपमा या अतिशोक्ति? कौन सा शब्दालंकार के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है यमक। जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। तो यमक में क्या है? 2 शब्द होते हैं और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो शब्द के आधार पर चमत्कार होता है, तो शब्दालंकार का उदाहरण है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। शब्दालंकार के भेद देख लीजिए, अनुप्रास, यमक, पुनरोक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति। ये 4 जो हैं 5 अनुप्रास के भेद हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति। अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग और विरोधाभास। 79 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार जो हैं ये संधि कहलाते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 80, नौका का पर्यायवाची नहीं है। जो नौका का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। देखिए, तरणी होता है, तरी भी नौका का पर्यायवाची होता है। तरनी होता है, तरी होता है, पतंग भी होता है, तरनी, तरी, पतंग होता है। लेकिन जो तट्टिनी है, तट्टिनी, ये नौका का पर्यायवाची नहीं है। तट्टिनी जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। सरिता, तट्टिनी, अपगा, निर्झरिणी और कुलंकषा, तरणी, तरंगिणी, ये जो है आपके सारे के सारे नदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 81, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन,
लोकोक्ति का यहाँ पर आपका जो सही अर्थ बनेगा, अपने लोगों में आदर नहीं होता, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। ठीक है, अपने लोगों में आदर नहीं होता, ये जो है लोकोक्ति का आपका सही अर्थ है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 82। मुख्य अर्थ के बाधित होने पर, जब मुख्य अर्थ के बाधित होने पर जब उससे संबद्ध दूसरा अर्थ लिया जाता है तो शब्द शक्ति क्या होती है। तब हमें शब्द शक्ति बतानी है कौन सी होती है जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है। ठीक है, और उससे संबंध कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है तो वहाँ पर जो शब्द शक्ति होती है वो लक्षणा होती है। और जहाँ अभिधा मुख्य अर्थ कहाँ होता है, जहाँ सीधी सीधी बात कही जाती है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है, मुख्य अर्थ के आधार पर अर्थ निकलता है तो अभिधा होगी। और जहाँ ये दोनों फेल हो जाती है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर होती है व्यंजना। देखिए, मुख्य अर्थ में बाधित होने पर जब उससे संबंध कोई दूसरा अर्थ लिया जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा कहाँ होती है, साक्षात सांकेतिक गुण और जाति द्रव्य क्रियावाचक अर्थ का बोध कराने वाले अभिधा शब्द शक्ति कहलाते हैं। व्यंजना का मतलब है कि शब्द के अर्थ से मुख्य और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है और यहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, घड़ों पानी पड़ना। क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में चयनित कब किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में जो मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को मिली और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर को देखिए। किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। क्वेश्चन आर्टिकल जो हमारा 351 है इसमें ये बात कही गई है, निर्देश दिया गया है कि संघ जो है वो हिंदी के प्रसार को बढ़ाए। देखिएगा, इसको देख लीजिए आप। संघ का कर्तव्य है, आर्टिकल 351 में निर्देशित है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी के प्रसार को बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति से सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आगे जो आपका बनता है यहाँ पर 86 नंबर का क्वेश्चन। और 86 से लेकर 90 तक क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देने हैं। तो पहले पैराग्राफ हमें पढ़ना होगा अच्छे से, देख लीजिए पैराग्राफ को। जैसे जैसे भारतवर्ष में नवीन जागरण उत्पन्न हुआ वैसे वैसे पुरानी पोथियों के संग्रह करने और पढ़ने की ओर भी प्रवृत्ति बढ़ गई। कश्मीर, नेपाल, तिब्बत, केरल, तमिल आदि प्रदेशों में अनेक नूतन ग्रंथों का उद्धार हुआ। कौटिल्य का प्रसिद्ध अर्थशास्त्र पाया जा सका। टी गणपति शास्त्री ने भास के नाटकों का उद्धार किया। हरप्रसाद शास्त्री के परिश्रम से नेपाल दरबार लाइब्रेरी से अनेक ग्रंथों को पाता चला गया। मुकुंद राम शास्त्री ने कश्मीर की ग्रंथ राशियों को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। श्रीधर ने वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर विधानमंडलों का ध्यान आकृष्ट किया। वुडरफ के प्रयत्नों से तंत्र ग्रंथों के अध्ययन को बल मिला और राहुल जी ने तिब्बत से अनेक बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार किया। क्वेश्चन नंबर 86। तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार किसने किया। तिब्बत के जो बहुमूल्य ग्रंथ थे उनका उद्धार किया राहुल शंकरतायन ने। तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार राहुल शंकरतायन ने किया। और गद्यांश के अनुसार टी गणपति शास्त्री ने भास के नाटकों का उद्धार किया है। राहुल शंकरतायन ने तिब्बत के अनेक बहुमूल्य ग्रंथों जो बहुमूल्य बौद्ध ग्रंथ थे उनका उद्धार किया है। क्वेश्चन नंबर 87। वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर किसने ध्यान आकृष्ट किया।
तो जो हमारा वैष्णव ग्रंथ है इनकी ओर ध्यान आकृष्ट किसने किया था? श्रीधर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता बताना है कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं यहाँ पर हमारे कौटिल्य। कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र के रचयिता है और कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था। वह राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 89, कश्मीर की ग्रंथ राशि को प्रकाशित करने का प्रयास किसने किया है? किसने किया है? मुकुंद राम शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो जो शीर्षक होगा नवीन जागरण होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता उसे विद्यालयों और समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाती है? तो वो बनाती है आवश्यकता अनुसार अनुकूलता। क्या बनाती है? आवश्यकता अनुसार अनुकूलता। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण विशेषताओं और माध्यमिक शिक्षाओं में किस पहल का विस्तार है? माध्यमिक शिक्षाओं में जो पहल का विस्तार किया गया है सर्व शिक्षा अभियान का किया गया है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, आवश्यकताओं के मसलों के पदानुक्रम के अनुसार स्वयं वास्तविकताओं और सौंदर्य आवश्यकताओं डैश का भाग है। ये बताना है कि ये किसका भाग है? तो जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं इनका भाग है। राइट आंसर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, पाठों का पाठन और प्रतिबिंब करने का मुख्य उद्देश्य डैश को बढ़ाना है। ये बताना है हमें कि यहाँ पाठों का जो पठन है ये किसको बढ़ाने की ओर इशारा करता है। तो जो राइट आंसर बनेगा हमारा भाषा योग्यता बन जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आगे जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा 95 नंबर क्वेश्चन, जब शिक्षण क्रिया नीतियाँ प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं तथा हितों के लिए स्थिति के अनुरूप फ्लेक्सिबल होती हैं तो वह निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य उदाहरण है? कौन सा एक सामान्य उदाहरण है? तो वो है विभेदन। क्वेश्चन नंबर 96, विद्यालय के विषयों का अध्ययन में 3 आर, विद्यालय के विषयों के अध्ययन में देखिए 3 आर की बात हो रही है। 3 आर किसका संकेत है? किसका संकेत है? 3 आर बताना है ये किसका संकेत है। तो इसमें आता है आपका पाठ करना, यानी कि आपकी रीडिंग आ जाती है, राइटिंग आ जाती है, और जो आपका अंगणित है, अंगणित आ जाता है इसके अंतर्गत। 97 नंबर क्वेश्चन, छायांकन यानी कि फोटोग्राफी डैश का एक उदाहरण है। बताना है ये किसका उदाहरण है? समकालीन कला का उदाहरण है ये, समकालीन कला। राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, अन्य वर्गों के लोगों की अपेक्षा एक वर्ग के लोगों का वरीयता देना क्या कहलाता है? वरीयता देना क्या कहलाता है? तो इनको कहलाता है पक्षपात। अगर एक ही वर्ग को हम वरीयता देते हैं तो वो पक्षपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 99, दल शिक्षण तभी सर्वाधिक उपयुक्त है जब डैश, बताना है क्या? जब आपका संसाधन सीमित होते हैं। दल शिक्षण जब ही काम करता है जब आपके जो संसाधन है वो आपके पास बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, तो आप दल नीति को अपना सकते हैं, दल शिक्षण को अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, छात्र और शिक्षक किस पाठ्यक्रम अभिकल्प डिज़ाइन में परिवर्तन के अभिकर्ता एजेंट हैं? तो ये क्या है? देखिएगा, जो आपका मूल अभिकल्प डिज़ाइन है ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मूल अभिकल्प डिज़ाइन। ठीक है, छात्र और शिक्षक मूल अभिकल्प डिज़ाइन में परिवर्तन के अभिकर्ता और एजेंट है। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये वाला क्लास करने से पहले आपको कल वाला क्लास देखना होगा, क्योंकि उसके अंतर्गत इस पेपर के 50 क्वेश्चन हैं। इससे पहले एक और पेपर हमने फीमेल वाला किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जब आप इस तरह से पेपर को करेंगे तो आपको एक फुल डिटेल में साहित्य का रिवीजन हो जाता है और इससे आपको हेल्प मिलती है। आपको मालूम होता है कि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके हमें वहाँ से फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय।